तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमने लास्ट पार्ट में एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपने उसका अच्छे से आंसर दिया। सो लेट्स अगेन वी हैव ए पार्ट 2। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जिस रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग कैसे लगता है? तो उसके लिए चाहिए क्या? आपको लोहा चाहिए, नमी चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तब जाके हमारा क्या कंप्लीट होता है? रिएक्शन कंप्लीट होती है और उसमें जंग लगता है। और एग्जाम्पल दूँ तो जैसे दूध से दही बनना। तो मतलब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जिन नियमों की ज़रूरत पड़ती है, आपको जिन रूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वही मैंने आपको लिखा है। इन एनी केमिकल रिएक्शन द रूल्स दैट आर नीडेड फॉर रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो आपको रूल्स चाहिए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? रूल्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास 3 रूल्स होते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन के लिए: लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल एंड लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आपने जो है ना, ये तीनों रूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, और ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये तो आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा, बट हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसके बारे में। इस बार थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है? इसको सिंपल अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मीन्स मास कंजर्वेशन का रूल। इसमें होता क्या है कि मास को ना तो हम लोग ख़त्म कर सकते हैं और ना ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब नॉट वी कैन डिस्ट्रॉय एंड नॉट वी कैन प्रोड्यूस। ठीक है, बस सिंपल यही रिएक्शन है। अब इसको हम लोग केमिस्ट्री में कैसे बोलते हैं वो बोल देंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास एंड प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होता है। रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो उनका जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। बस यही इसका रूल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ, ये हमारा रूल दिया था 1789 में लेवोशियर ने। ठीक है, द लॉ सेज दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू डिस्ट्रॉयड। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक और सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं हम लोग, इन केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनसे हमारा प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है सी एंड डी। तो फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ A reactants is WA and mass of B reactants is WB, and so the produce of the product C and D, तो जो उसका रिस्पेक्टिव जो मास है वो कितना है? WC एंड WD। तो ये आपस में क्या होंगे? जो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनका जो मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो आपस में इक्वल होगा। यही इसका मतलब है। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो हम उस पर बात करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट दिया था लेंडॉल्ट ने। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है जो कि आपस में इस पाइप की सहायता से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक बीकर में हम लोग, लेफ्ट वाले बीकर में हम लोग डालते हैं AgNO3, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, एंड दूसरे बीकर में हम लोग डालते हैं NaCl, जिसको आप जानते हैं सिंपल भाषा में नमक या फिर सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं तो फिर आपस में ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ये हो जाता है मेरा AgCl एंड जो है NaNO3। AgCl स्टैंड्स फॉर सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 स्टैंड फॉर सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, होता क्या है, कहानी में बताता हूँ आपको। एक बीकर में AgNO3 है और दूसरे बीकर में NaNO3 है। हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में हिला देते हैं ऐसे करके, क्योंकि बीच में पाइप है तो हिल जाएंगे। तब इसको हम लोग मिक्सअप करेंगे
देन ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा AgCl और NaNO3 में। जो AgNO3 है ये एक्वा होता है, एक्वा, ये हमने छोटा सा यहाँ पर लिखा है एक्वा। एक्वा स्टैंड फॉर जलीय विलयन, मतलब ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। एंड NaCl ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो AgNO3 जब NaCl से रिएक्ट करेगा तो वो मेरा बनाता है AgCl विच इज़ इन सॉलिड, S स्टैंड फॉर सॉलिड, एंड NaNO3 इज एक्वा मीन्स लिक्विड फॉर्म में है। तो सिंपल भाषा में हम लोग यही बोलेंगे WR मीन्स वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड AgCl प्लस NaNO3 आर प्रोडक्ट। तो इनका जो वेट होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको पहले समझते हैं कि है क्या। किसी भी रिएक्शन में कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी कंपाउंड जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होता है। समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका H2O है, H2O में H2 के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो 2, और O का कितना है, 1 है, तो 2 रेशियो ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16, तो 2 रेशियो 16। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रेशियो 8 आया। तो किसी भी कंपाउंड में जो उनके एलिमेंट्स का रेशियो है वो हमेशा एक फिक्स अमाउंट में होता है, चाहे उसको हम किसी भी मेथड्स और किसी के भी थ्रू हम लोग उसको ऑब्टेन करें, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट इन एनी कंपाउंड the mass of its element is always in a fixed ratio no matter how form where the compound is obtained. In any compound, किसी भी कंपाउंड में the mass of its element, जो एलिमेंट्स का मास है, इज़ ऑलवेज इन अ फिक्स्ड अमाउंट, वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स अमाउंट में रहेंगे। और नो मैटर हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड, और हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको आप कहाँ से निकालते हो। फॉर एग्जांपल पानी का जो फार्मूला है वो H2O ही है, चाहे आप उसको नाले का पानी लो, चाहे नाली का पानी लो, चाहे समुद्र का पानी लो, चाहे नहर लो, नदी लो, कुएं, सबका पानी का फार्मूला H2O ही है। गेट इट। नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। इन वाटर मास ऑफ H2O, H रेशियो O, तो H2O में 2 के H के कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि H का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो 2 इंटू 1, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 इंटू 1 रेशियो 16, तो 2 रेशियो 16। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1 रेशियो 8। तो आप सिंपल भाषा में आप कोई भी वाटर ले लोगे, सबका जो रेशियो है वो 1 रेशियो 8 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, आप इसका मल्टीपल कर सकते हो कि 2 रेशियो 16 होगा, 3 रेशियो 24 होगा, ये हो सकता है, बट रहेगा रेशियो में ही, ओके। हमने तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ठीक है, वही हमने इसको लिखा है। इन वाटर द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1 रेशियो 8, आइदर इट कैन बी सोर्स और मेथड वेयर इट कैन बी ऑब्टेन्ड। आपका जहाँ मन करे, जैसे मन करे वहाँ से निकालो, कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका फार्मूला H2 वही रहेगा। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आपको NH3 और SO2 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, देन यू हैव टू कमेंट इट एंड आई विल रिएक्ट इट ऑन इट, ठीक है। देन अगला हमारे पास टूल्स आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। समझ में नहीं आएगा, समझाता हूँ। इसको 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जब दो एलिमेंट ठीक है आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जब दो एलिमेंट आपस में मिलके
एक कंपाउंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, या तो CO बनाएंगे CO2 से, या तो CO2 बना सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें वो बना सकते हैं। अब बोलोगे वो ऑक्सीजन तो एक ही है, इधर तो कोई नहीं, दो का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये दो चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो इधर भी दो कर देंगे, फिर आप बोलोगे 4 होगा तो 2 दूनी 4, तो इधर हम लोग 2 लगा देंगे। अभी ठीक है, बैलेंस है, मतलब दो चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। अब दो चीज़ें बनाने के लिए देखिए, जो आप इसी रिएक्शन से आपको जो है ना डेफिनेशन याद होगा। इसमें क्या है कि जब दो एलिमेंट आपस में मिल करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, ठीक है, ये बनाते हैं, तो उनमें एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के मास के साथ में, मतलब दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मास, इसका जो मास है वो वेरिएबल है, के साथ में जब कंबाइन करेगा तो हमारे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। तो वो हमेशा क्या होंगे, एक निश्चित एक फिक्स रेशियो में होंगे, वही ये रूल कहना चाहता है। एक बार और मैं समझाऊंगा आपको, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ 2 और मोर कंपाउंड, जब दो एलिमेंट C और प्लस O2, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 2 और मोर कंपाउंड। देखो CO बनाया और CO2 बनाया, ठीक है। द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट का डिफरेंट मास, वन एलिमेंट इसमें डिफरेंट मास वाला कौन है, एक तो O है और एक O2 है, ठीक है। इसमें एक में 16 है और O2 में कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ही हमारा वेरिएबल है, ठीक है। ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास, और कंबाइन करता है फिक्स मास वाले एलिमेंट से, ठीक है, कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ एलिमेंट मास अदर एलिमेंट आर इन सिंपल वूल नंबर। ये हमेशा क्या होंगे, हमेशा एक फिक्स रेशियो में होंगे, यही वो चीज़ बोल रहा है। एक बार मैं आपको और समझाऊंगा कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं और वो बनाते हैं एक कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें एक वेरिएबल मास जो कि हमारा ऑक्सीजन है, जो फिक्स मास के साथ में कंबाइन करेगा, तो हमारे पास दो से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे जो कि हमेशा एक सिंपल रेशियो में होंगे। बस यही डेफिनेशन बोलता है। अब इसको समझते हैं कैसे। इसमें देखिए C और O में कार्बन का मास फिक्स है, 12 ही होता है, और ऑक्सीजन में पहले वाले में जब CO बनेगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और जब हम लोग CO2 ले रहे हैं, इसमें कार्बन का 12 ही है, लेकिन इसमें आपका 32 हो गया। मीन्स हमारा जो ऑक्सीजन का मास है वो वेरिएबल है। ऑक्सीजन का मास हमारा कितना वेरिएबल है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कंपेयर करेंगे, एक में 16 है और एक में 32 है, ठीक है। तो यही हमारा रूल बोलता है कि वो हमेशा सिंपल रेशियो में होगा, और जो कि एक और एग्जांपल समझते हैं। S प्लस O2 आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, SO बना सकते हैं, SO2 बना सकते हैं और SO3 बना सकते हैं। इसमें देखो S हमारा कांस्टेंट है और O2 O3 मतलब यही आपस में वेरिएबल है। तो इसमें जो हमारा ऑक्सीजन का वेरिएबल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, O रेशियो O2 रेशियो O3, जो कि हमारा बनेगा 16, 32 एंड 48, ठीक है। यही आपस में रेशियो, तो यही हमारा गुणित अनुपात का नियम या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो बताइएगा, मैं एक बार फिर समझा दूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ईजी, ठीक है। तो वो जो हमने होमवर्क दिया वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।